खबरों की शुरुआत करते हैं मगरिबी बंगाल के साथ। भीरभूम तशद्दुद मामला, ममता बनर्जी हुकूमत को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, सीबीआई करेगी मामले की जांच। मुफाद आमा की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, एसआईटी सीबीआई को केस हैंडओवर करे कोर्ट। हाईकोर्ट का इस तरह से कहना है कि एसआईटी सीबीआई को केस हैंडओवर किया जाए। भीरभूम तशद्दुद मामला, ममता हुकूमत को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका मिला हुआ है। सीबीआई करेगी मामले की जांच। मुफाद आमा की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है, एसआईटी सीबीआई को केस हैंडओवर किया जाए। इस तरह से हाईकोर्ट का कहना है। भीरभूम तशद्दुद मामले के ताल्लुक से अब सीबीआई और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रियासत के वजीर आला के तौर पर हल्फ लेंगे। योगी की हल्फ बर्दारी तकरीब में पीएम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कदावर लीडर शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया है। योगी काबीना में कितने वजीर होंगे और किसका पत्ता कटेगा, इस बार कितने नायब वजीर आला होंगे, ये सारे सवालात हर किसी के जहन में हैं। साथ ही ये सवालात भी आम हैं कि नई हुकूमत में केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस रोल में नजर आएंगे। योगी की तकरीब में अपोजिशन के एहतजाज का हुकूमत और तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जारिया हफ्ते में तीसरी मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने इजाफा किया है। फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। बैरूनी बाजारों में खाम तेल महंगा होने की वजह से मकामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके साथ ही डीजल की कीमत 89 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई है। माहिरीन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद रजी है। पेट्रोल, डीजल और गैस पे जो रेट बढ़ा हुआ है, इसमें लोकल आदमी, जो जनरल और मीडियम क्लास आदमी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन मार्केट में पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसके लिए जो सो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सो सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जो सो इसको जनरल पब्लिक, क्योंकि जनरल पब्लिक से आप वोट लेके जो सो आप सीट पे बैठे हैं, तो जनरल पब्लिक जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, आप इलेक्शन में देखिए तो मिडिल क्लास आदमी जो सो वोट डालने ज़्यादा आता है, हाई क्लास और लोअर क्लास के आदमी नहीं आते हैं। और आप जो बजट है, आपका जो पॉकेट है, वो मिडिल क्लास के ऊपर ही इफेक्ट कर रहा है। तो प्लीज़ ये थोड़ा देखना चाहिए। थैंक यू। अपने वो तो 112 बोले तो अभी घर का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा सर, किस्त भरना नहीं हो रहा गाड़ी का, सुबह निकलना पड़ता है 6 बजे। बताओ, बहुत हालत ख़राब है। पेट्रोल डालने के लिए आदमी सोचता है, अभी ऐसा लगता है ऑटो चलाना बंद कर देना चाहिए। बताइए, सभी चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल तो दिन ब दिन रोज़ ही बढ़ रहा है। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि गरीबों का मरना ही होने वाला है। क्योंकि जनरली हम लोग मिडिल क्लास के जो लोग रहते हैं, उनकी अपेक्षा ये रहती है कि कम से कम बजट में अपना घर चले, और दिन ब दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो हम जो जनरल लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनका बहुत बुरा हाल है इसमें। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। अभी एकदम से अभी कंटिन्यूसली बढ़ ही रहे हैं। बाहर भी अगर ऑयल का प्राइस है इतना, अभी ये बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मतलब अगर पेट्रोल अगर कम भी नहीं कर रहे तो भी एडजस्ट करके स्टेबल तो प्राइस रखना चाहिए ना। वो भी नहीं रख रहे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। मैं तो मतलब इकोनॉमी में ये तो सडन राइज है और शायद से और बढ़ेगा, लेकिन ये इतना महंगा नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में जितना कम है, तो शायद इंडिया में भी थोड़ा कम होना चाहिए पेट्रोल का प्राइस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अपोजिशन हुकूमत की पॉलिसियों को निशाना बना रही है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि फिलहाल मोदी हुकूमत को अवाम का साथ मिल रहा है, लेकिन अवाम की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।
नेता और राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सर आज तीसरे दिन लगातार ऐसा हुआ है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं 80 पैसे बढ़ाकर करीब 2 रुपये 40 पैसे जो बढ़ चुके हैं अभी तक। ये बढ़ाने का काम ही है उनका, और 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये या 5 10 एक ही दम नहीं बढ़ाते, क्योंकि लोगों को ये मालूम होगा कि 10-20 बढ़ गया और ये रोज बढ़ाते रहते। ऐसा कौन सा ऐसा कि रोज क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे, तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश सरकार कर रही है और कंपनीज भी कर रही है। तो उनको लोग अगर जो सहन कर रहे हैं और जो अगर उनकी सहन करने की क्षमता निकल गई तो नेचुरली इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन सर आप लोगों ने ये मामला उठाए हुए था 2 दिनों पहले, संसद में हंगामा भी किया था, क्या आज भी इस मसले को आप लोग उठा रहे हैं सदन के अंदर? देखिए बार बार हम उठाते रहते हैं, उसको कोई रिप्लाई नहीं आता, और जो हम 267 में जो ये सदन में उठा के चर्चा करना चाहते हैं उसको सरकार के ओर से सम्मति नहीं मिलती, और ऐसा होने से जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकार समय नहीं देना चाहती है। पहले तो ये कहते थे कि हंगामा करते हैं, चर्चा को कोई तैयार नहीं है। जब हम चर्चा को तैयार है, शांत रीति से चल रहा है और सब बातें रख रहे हैं, उसका उत्तर भी नहीं मिल रहा है। अब उदाहरण के तौर पर रेलवे में बहस पहले कम से कम 24 घंटे तक चलती थी, रात तमाम चलती थी। आज घंटे 1.5 घंटे में उसका रिप्लाई देना भी सिमट लिए, और लोग जो कहे वहाँ हाउस में उसका कोई उत्तर बराबर नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, निगलेक्ट कर रहे हैं। बोलने दो, बकने दो, कितना बोलते हैं बोलने दो, हमारे पास मेजॉरिटी है, हम कुछ भी करेंगे, और जब लोग हमारे साथ है तो ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। ये कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, कर्नाटक में एक मंत्री ने बोला है कि एक समय आएगा जब सभी मुस्लिम और ईसाई जो हैं वो आरएसएस के साथ होंगे। ये देखिए ऐसी चीज़ें जो लोग दूसरे धर्मों के बारे में बोलते हैं, पहले अपने धर्मों में क्या कमियां हैं उसको निकालिए पहले, उसके बाद दूसरे धर्मों की बात कीजिए। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 पेश करेंगे। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को एक करने का फैसला किया है। काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। 2012 में बल्दियाती इंतखाबात से कबल दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसे 3 कॉरपोरेशनों, जनूबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शिमाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मशरकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम किया गया था। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को एक करने के साथ साथ सिर्फ 272 वार्ड ही रखे जाएंगे, लेकिन मेयर की मियाद कम से कम 2.5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी मुसलसल मरकज के इस फैसले की मुखालफत करते हुए वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है। मध्य प्रदेश में 87% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस की बेंच में आज होने वाली समाअत में 55 अर्जियों पर समाअत होगी, जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन हिमायत व मुखालफत में दाखिल की गई है। सूबे में 87% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के जरिए की गई मामलों में रोक लगाई गई थी। वहीं दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की SLP MP हाईकोर्ट से जल्द फैसला देने दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि 87% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जहां जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम समाअत होगी और हाईकोर्ट ने जरिए मामले में अहम फैसला सुनाया जा सकता है, वहीं दूसरी जानिब ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान भी जारी है।
आसाम हुकूमत ने एनआरसी की दोबारा तस्दीक के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। रियासत के वजीर ज़राअत अतुल बोरा ने ये जानकारी दी है। बोरा के मुताबिक ये फैसला ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और दीगर मकामी तंजीमों के साथ मीटिंग के दौरान लिया गया है। उन्होंने कहा कि आसाम हुकूमत अगस्त 2019 में शाया हुई एनआरसी फहरिस्त को कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ आसूका का कहना है कि एनआरसी की हतमी फहरिस्त में बहुत से गैरकानूनी बांग्लादेशी लोगों के नाम शामिल है, इसीलिए एनआरसी फहरिस्त की दोबारा तस्दीक किया जाना बेहद जरूरी है। कर्नाटक में 17 मार्च को मुस्लिम तंजीमों की जानिब से किए गए बंद पर सियासत हो रही है। चंद हिंदू तंजीमों इस बंद को बहाना बनाकर मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजरों का बाइकॉट करने का मुतालबा कर रही है। सियासी तजियाकार अब्दुल रज़ाक खान ने कहा है कि हिजाब पर फैसले के खिलाफ मनाए गए पुरअमन बंद को देखकर संघ परिवार की तंजीमें बौखला गई है, एक्शन रिएक्शन की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालतों के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने की कई मिसालें मुल्क में मौजूद हैं। खामोशी के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ जो ये प्रोटेस्ट हो गया ना, जिस तरीके से हर एक मुसलमान इसके अंदर साथ दे दिया ना, इससे इनको पेट में जलन हो रही है। और प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वंस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। शबरीमले के मामले के अंदर हमने देखा, अमित शाह ने खुद कहा कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, इस तरीके के ऑर्डर्स और हुक्म नहीं जारी करना चाहिए जिस पर अवाम को अमल करना मुश्किल हो जाए। देखिए, जब जज्बाती बात, एक मजहब की बात आती है तो इंसान का जज्बाती हो जाना ये सब मामूली बात है। कावेरी के प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अब 1992 वक्त हुआ छोर से वक्फे का। इस हर रोक दफा ब्रेक के बाद इस्तकबाल। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत को इम्तिहान का सामना है। अपोजिशन ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है, जिस पर कौमी असम्बली आज तलब की गई है। ताहम अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग 28 या 29 मार्च को होगी। अपोजिशन का दावा है कि इसे तहरीक इंसाफ के अरकान की हिमायत भी हासिल है, जिसे तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया है। हुकूमत मुनहरिफ अरकान को आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करार दिलवाने के लिए कोशा है। हुक्मरान इत्तेहाद की अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इमरान अता बंदियाल ने तबसरा किया कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस के मुताबिक वोटिंग के बाद यह तय होगा कि मुनहरिफ अरकान के साथ क्या किया जाएगा। एलानिया पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ वोट करना पार्टी छोड़ने से मुतरादिफ होगा। यह मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफी कामरान साकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान साकी, न्यूज़ 18 उर्दू में बेहद इस्तकबाल आपका। अभी इमरान खान के ताल्लुक से कौमी असम्बली तलब की गई है, क्या कुछ इम्कान जाहिर किया जा सकता है? देखिए, आज 15 जो एजेंडे के अंदर निकाल शामिल है, उनके अंदर देखिए अदम एतमाद का भी मामला शामिल है। आज के जो इजलास में वो तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे और अब से तकरीबन 15 मिनट बाद इजलास उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आज जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो काफी रोज कबल जो है वो जमा करवाई जा चुकी थी। आइन के तहत 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने की जो है वो कौमी असम्बली जो है वो पाबंद भी थे, लेकिन उन्होंने इससे तालमटोल का शिकार हुई और क्योंकि वो उनका ताल्लुक भी हुकूमती अरकान में से है, तो वो आज जो है वो इसका इजलास जो है वो बाकायदा होने जा रहा है। तो अब इसके अंदर आज जो है वो तरीके जब पेश की जाएगी तो उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर जो है वो आईनी जिम्मेदारी है स्पीकर की इस करारदाद के ऊपर वोटिंग करवाए। उसके अंदर देखना होगा कि अगर तो इमरान खान के हक में जैसे बज़ाहिर लग तो नहीं रहा थे कोई उस तरह से वो अक्सरियत में वोट ले सके, तो उनके वोट हुए तो फिर वो वज़ीर आज़म रहेंगे। दूसरी सूरत के अंदर स्पीकर जो है वो नाअहल करार दे देगा और उसके बाद जो बड़ी जमात नून लीग है
अभी तक उन्हें मौका देगा कि वो अपने अरकान को पूरा करें और वो अपना वज़ीर आज़म ले आए। अगर वो भी नाकाम होते हैं तो किसी बड़ी जमात फिर ऑप्शन हमारे पास या स्पीकर के पास या इन्हीं तरीके में कोई पार्टी रह जाता है, फिर उन्हें मौका देंगे। अगर ये तमाम प्रोसीजर के अंदर मुंतखब कोई हो जाता है तो वो वज़ीर आज़म अपने कुछ अर्सा जो है वो पूरा करेगा जब तक इनकी तमलीग की मुद्दत है। अगर नहीं होता तो फिर दूसरी सूरत के अंदर जैसे आपने भी जिक्र भी किया कि सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या पार्टी इससे ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर अरकान को नाइल करा दे सकती है और वो एक फॉर्म पूरा नहीं रहता, तो फिर या हम ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे या फौरी जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जिससे फिर दोबारा ये प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल करके हुकूमत तश्कील हो। बिल्कुल साकिब साहब, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। बुध के रोज सोमालिया में एक पोलिंग स्टेशन पर खुदकशी बम धमाके में हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर आमिना मोहम्मद आबिदी समेत 48 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने जुमेरात को ये जानकारी दी। ये हमला बुध की रात देर गए सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु के हीरान इलाके के कब्जे बेलाडून में किया गया। सोमालिया बागी ग्रुप अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अक़वाम मुत्तहिदा इस खुदकुशी धमाके की जांच का मुतालबा किया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बात कही है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने धामी की हिमायत की, ताहम उन्होंने जोर देकर कहा है कि यकसा सिविल कोड के मामले में बातचीत के जरिए इत्तेफाक राय कायम करने की जरूरत है। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम देश मना रहा है। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिस संविधान को बनाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के हज़रत मोहानी तक की भूमिका रही है, कांग्रेस पार्टी के जो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और भी तमाम लोगों का रहा है, उसमें जो है आर्टिकल 44 में ये जिम्मेदारी दी गई है सरकार को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़िए, काम करिए। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो गए, जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था, वो नहीं निभाया लोगों ने, पर राजनीतिक पार्टियों ने। गोवा में कॉमन सिविल कोड है, लेकिन कॉमन सिविल कोड का ये मतलब थोड़ी है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। कॉमन क्रिमिनल कोड है ना इस देश में, इस तरह से कॉमन सिविल कोड है, होने की बात है। और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने इस दिशा में बात करी है, मुझे लगता है कि इस दिशा में सहमति बनाने की ज़रूरत है, चर्चा होनी चाहिए। और कॉमन सिविल कोड हमारी सभी की संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आल्सो। रूस के जरिए यूक्रेन पर जंग थोपे हुए आज एक महीना मुकम्मल हो गया है। यूक्रेन के कई शहरों में दो मुल्कों की फौज के बीच लड़ाई हो रही है। खार्किव में रूस ने बीती शब बमबारी की। मारियोपोल में घमासान जारी है। रूसी हमले के एक माह मुकम्मल होने पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला न करता तो अगर ऐसा पता होता तो इसे सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का एक महीना पूरा हो गया है। यूक्रेन में रूसी हमले से जानो माल का बेपनाह नुकसान हुआ है। लाखों अफराद बेघर हो गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का एक महीना पूरा हो गया है। रूसी हमले ने यूक्रेन और यूक्रेनी अवाम का सब कुछ तब्दील कर दिया है। जान और माल का बेपनाह नुकसान हुआ, लाखों अफराद बेघर हो गए। गैर यकीनी की सूरत हाल हुनूज बनी हुई, लेकिन इस एक महीने के दौरान यूक्रेनी फौज और अवाम का मज़ाहमती किरदार सामने आया है, वो रूस को चौंकाने वाला है। शायद रूस ने यूक्रेन को कमतर समझने की भूल की है। 30-й день, це вже місяць. Якби Росія знала, що їх чекає у нас таке, я впевнений, вони б точно побоялись сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції. Ми працюємо далі, домовляємось ще про нові. ये मुकाबला बराबरी का न था, कहाँ रूस और कहाँ यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन ने अब तक हर महाज पर रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया है।
हालांकि मगरिबी महाज पर रूसी फौजें पेशकदमी कर रही हैं, जहां रूसी फौज के सामने यूक्रेनी फौज कदरे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। Я вдячний кожному і кожній з вас, кожному і кожній за цей місяць великої боротьби, звичайно, нашим Збройним силам, звичайно, Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб, багатьом людям, представникам інших професій, хто береже наше життя, хто береже нашу вільну Україну. Слава нашим героям, слава нашим людям, слава нам усім. Слава Україні! रूस और यूक्रेन के बीच एक जानिब घमसान का रन पड़ा है तो मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। आलमी बरादरी रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। यूक्रेन को अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक से मदद भी मिल रही है। इसके साथ साथ रूस के खिलाफ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ये लड़ाई